नमस्कार, प्राइम टाइम मेगा पॉलिटिकल बुलेटिन सरकार देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश में दो स्टेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पूरी तरह चुनावी माहौल गर्मा गया है। 2 चरणों के बाद घाटी में किन मुद्दों की गूंज है और हरियाणा में कैसी है दलों की चुनावी तैयारी, ये बताएगा आज का सरकार। देश में प्रसाद पर विवाद थमा नहीं है, क्या हुआ इसमें आज दिखाएगा सरकार। मध्य प्रदेश में क्यों और कौन छेड़ रहा है कार सेवा का राग, ये भी बताएगा आज का सरकार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर छिड़ी है रार, तो कलेक्टर को मिले कहां नए अधिकार, और दीदी राज में पिटाई पर छिड़ी सियासी लड़ाई का पूरा अपडेट भी देगा आज का सरकार। बिल्कुल, इन सारी खबरों के अलावा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 9 बजे की हेडलाइंस की। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की जीत। चुनाव से आप कांग्रेस ने किया बहिष्कार, मेयर के आदेश को पलटकर एलजी ने कराए चुनाव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लैंड स्कैम केस में एफआईआर, स्पेशल कोर्ट ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। सिद्धारमैया ने कहा सत्य की जीत होगी। मध्य प्रदेश के सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 4500 से ज्यादा डेलीगेट्स हुए शामिल। भिलाई में प्रोफेसर की पिटाई मामले में शिकंजा, पूर्व सीएम भूपेश के बेटे चैतन्य और बेटी का मोबाइल जब्त। रिमूव कंटेंट, लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर की होगी जांच। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में गिरौदपुरी धाम से हुई शुरुआत। 2 अक्टूबर को रायपुर में होगा समापन। चलिए शुरुआत करते हैं जरा अपने ही स्टेट छत्तीसगढ़ से। यहां क्या हो रहा है इसके बारे में इसका पूरा पॉलिटिकल अपडेट आपको देते हैं। 2023 में पिछले साल जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, तब से विपक्ष जो अमूमन हम देखते हैं कि अंतिम चुनाव के समय में जागता है, वो शुरुआत से सरकार को कई मुद्दों पर घेरता रहा है, एक्टिव दिखा। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को उसने बनाया। पहले बलौदाबाजार अग्निकांड, फिर कवर्धा का घटनाक्रम। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस ने एक तरह से संग्राम छेड़ रखा है। बिल्कुल, प्रदेश सरकार पर सीधे सीधे हमले करना शुरू है, लगातार जारी हैं और उसे सीधे सीधे हर मामलों में फेल बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर 27 सितंबर को गिरौदपुरी से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की है। बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी प्रोपेगेंडा बताकर यात्रा के असर को अभी से खारिज कर रही है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक वरिष्ठ कांग्रेसियों ने गिरौदपुरी धाम पहुंचकर पूजा पाठ कर इस यात्रा को प्रारंभ किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, शिव डहरिया, सांसद ज्योत्सना महंत समेत तकरीबन सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर आरोप है कि बीते 9 महीनों में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई। बलौदाबाजार और कवर्धा जैसी घटनाएं इस बात के सबूत हैं कि प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं। जनता की न्याय के लिए, जनता की हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करने के लिए ये लड़ाई शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है, आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में बहाली करना चाहते हैं शांति की। न केवल कानून व्यवस्था बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बन गई है कि पता नहीं चल रहा कि आखिर शासन कौन चला रहा है, प्रशासन किसके आदेश से काम कर रहा है। इधर कांग्रेस की पदयात्रा को
सियासी हथकंडा बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को उनका पिछला शासनकाल याद दिलाया। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ छल किया, अन्याय किया। इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में करप्शन का बाजार बनाया हुआ था, तो इन सब चीज़ों के लिए जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश और प्रदेश के साथ अन्याय करने का काम उन्होंने किया है, धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जो उन्होंने अपने 5 साल में अन्याय किया उसका पश्चाताप यात्रा है और इसलिए जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है और इसीलिए उनको घर में बैठा दिया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस की यात्रा जनता के बीच खुद को सक्रिय दिखाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि प्रदेश में बलौदाबाजार और कवर्धा की हाल की घटनाओं के पीछे भी विपक्ष पर षड्यंत्र कर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लग चुके हैं। सवाल ये है कि जनता क्या सोचती है। देखना होगा कि 6 दिनों की यात्रा के दौरान और 2 अक्टूबर को रायपुर में समापन के मौके तक छत्तीसगढ़ वासी इस यात्रा को अपने सरोकारों से कितना जुड़ा पाते हैं। स्टार जैन, IBC 24, बलौदाबाजार। तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर पिछले कई दिनों से एक बड़ा मुद्दा बना है और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को रह रहकर घेरता है। अगर अब तक 5 बड़े प्रदर्शन देखें तो इनमें से 3 से 4 प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हुए हैं। एक बिजली की कमी कटौती और उसके बढ़ते दामों को लेकर भी प्रदर्शन हुआ, एक छात्रों के नौकरी को लेकर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहा है तो वह लॉ एंड ऑर्डर पर ही रहा है। बिल्कुल, और इन सब के बीच में अपराध के खिलाफ IBC 24 की मुहिम भी जो हमने चलाई, उसका भी बड़ा असर हुआ। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 3 महीने के लिए जिले के तमाम कलेक्टरों की शक्तियां बढ़ा दी गई है। कलेक्टर अब अपराधियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। कानून व्यवस्था संभालने के लिए अब 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कलेक्टर को फ्री हैंड दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन खबर आते ही मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था में कसावट के लिए जरूरी बता रही है, तो कांग्रेस ने ध्यान भटकाने का बहाना बताया है। आगामी दिनों में महत्वपूर्ण 30 त्योहारों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ताकि समाज में जो गुंडा तत्व, आपराधिक तत्व किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों करने का प्रयास करें, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो सके। वो कलेक्टर्स को इन सब मामलों की पूरी पावर हमेशा ही रहती है। ये तो एक ध्यान बटाने वाली बात है कि और पावर दे दी गए और कानून व्यवस्था कहाँ ठीक हो रही है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त है। भोपाल से लेकर जबलपुर तक मध्य प्रदेश के कई शहरों में अपराध की गंभीर घटनाएं हाल ही में सामने आई है। ऐसे में सियासत से ऊपर उठकर आम जनता की सुरक्षा और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए जो भी जरूरी हो उसे करना चाहिए। इधर मंदिर में भगवान के दर्शन और पूजन के बाद सबको अगर किसी चीज़ का इंतज़ार होता है, अपने आप हाथ उसके लिए आगे होते हैं, तो वो होता है प्रसाद। सदियों तक इसकी शुद्धता, इसकी पवित्रता, इस पर किसी ने कोई संदेह नहीं किया, कोई सवाल उठा भी नहीं सकता। इसे हम सबसे पहले अपने सिर माथे लगाते हैं। लेकिन तिरुपति के प्रसाद में चर्बी और फिश ऑयल के खुलासे ने लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। इधर छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के मंदिरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रसाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंदिर ट्रस्टों ने कई कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जब से मिलावट का खुलासा हुआ है, देश के बड़े मंदिरों में प्रसाद के इंतजामों की नए सिरे से समीक्षा तेज हो गई है। कहीं जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं, तो कहीं इसमें सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बमलेश्वरी मंदिर के प्रसाद की भी खाद्य विभाग ने जांच की। खुलासा हुआ कि बमलेश्वरी माता का प्रसाद एक पोल्ट्री फार्म में बनाया जा रहा था।
प्रसाद पर मां बमलेश्वर की फोटो थी और इलायची दाना बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने मौके से प्रसाद के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मंदिरों के आसपास जो है या अन्य धार्मिक स्थानों के आसपास में यहाँ से इलायची दाना जो वहाँ जो सप्लाई होती है वो इलायची दाना यहाँ पे पैक किया जा रहा है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। पैकेट्स इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, उनमें डेट टाइम बैच सकता नहीं है, तो इसकी गुणवत्ता जांच करनी भी जरूरी होगी। तो इनका सैंपल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है। पोल्ट्री फार्म में प्रसाद के मामले ने तूल पकड़ा तो बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट सामने आया। साफ किया कि जिस फैक्ट्री से बमलेश्वरी माता का प्रसाद सप्लाई होने की बात कही जा रही है उससे ट्रस्ट कोई प्रसाद नहीं लेता। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। अब जहाँ तक डोंगरगढ़ की बात है उसमें जांच का आदेश हुआ है, वास्तविकता आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। बात सिर्फ छत्तीसगढ़ के बमलेश्वर मंदिर और तिरुपति के बालाजी मंदिर की नहीं है, बल्कि चंद दिनों पहले ही मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद में चूहों के बच्चे नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। प्रसाद की शुद्धता पर उठते ऐसे गंभीर सवालों के बीच यूपी के अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज के मंदिर प्रबंधन अलर्ट हो गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी बाहरी एजेंसियों से प्रसाद पर बैन के पक्ष में हैं। मथुरा के मंदिर में मिठाई की जगह फल फूल, पंचमेवा और मिश्री अपनाने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रयागराज के 3 बड़े मंदिरों में भक्तों में प्रसाद के रूप में नारियल, इलायची दाना और सूखे मेवे चढ़ाने का आग्रह है। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में ब्रांडेड कंपनी का घी इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी में ज्यादातर मंदिरों का मैनेजमेंट खुद प्रसाद तैयार करने के पक्ष में नजर आ रहा है। जितने भी मठ मंदिर हैं वह मठ मंदिर के जो प्रसाद बाहर से आता है या बाहर के जो एजेंसियां हैं बनाती हैं और उनको भोग लगाती हैं, सब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मंदिर जो बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं वो अपने ही व्यवस्था से प्रसाद बनवावें और उसको प्रसाद का वितरण करें, भोग लगावें। मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता के मुद्दे को सिर्फ लोगों की आस्था तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें मानवीय स्वास्थ्य का भी पहलू है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। खासकर तब जब तिरुपति मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे बड़े धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु दिल खोलकर दान करते हैं। मंदिर ट्रस्ट के पास करोड़ों का चढ़ावा आता है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की आस्था और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता की गारंटी लें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर इतिहास रह रहकर खुद को दोहराता है। अयोध्या का विवाद लंबी अदालती जंग के बाद सुलझ गया, पर अब MP में इसी तर्ज पर एक नया विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। मामला दरअसल है संस्कारधानी कहलाने वाले जबलपुर का, जहां कथित तौर पर मंदिर की जमीन पर मस्जिद बना ली गई और इसी बात पर हिंदू संगठन आग बबूला है। एक बड़ा बखेड़ा इस पर खड़ा हो गया। बात तो यहां तक पहुंच गई कि रातों रात कार सेवा की चेतावनी सीधे सीधे प्रशासन को दी जा रही। ऐसी नौबत बनी कैसे, क्यों बनी? क्या यह सियासी मामला है या विशुद्ध व्यवस्था का फॉल्ट है? एक रिपोर्ट देखें। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के मढ़ई इलाके में एक मस्जिद को लेकर तनाव के हालात हैं। गुरुवार 26 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस मस्जिद को हटाने के लिए कार सेवा करने की कोशिश की। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर इस मस्जिद को बनाया गया है। प्रशासन ने BHP और बजरंग दल को मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया और फौरी तौर पर मामला शांत करवाया, लेकिन IBC 24 की टीम इसकी तह तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो जमीन गायत्री बाल मंदिर और कोरी परिवार के नाम पर दर्ज है। इस जमीन के मालिक की तरफ से आज तक कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद साल 2021 से मस्जिद की जमीन को अवैध बताकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। मस्जिद कमेटी ऐसा कहती है कि उसकी ओर से कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, और अगर ऐसा है तो जिसकी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है उसकी ओर से ही शिकायत क्यों नहीं की गई। दरअसल गायत्री बाल मंदिर नाम की इस संस्था या ट्रस्ट का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर जबलपुर जिला प्रशासन ने SDM कोर्ट ने यहाँ
आगे कोई भी निर्माण करने पर रोक लगा रखी है। एसडीएम कोर्ट ने साल 2022 में मस्जिद के एक्सटेंशन पर चल रहे काम पर रोक लगा दी थी और इस रोक को जुलाई 2024 के आदेश के जरिए भी बरकरार रखा। उनकी हम प्रमाणित कॉपियां निकाल करके उन केसों के परीक्षण कर लेंगे और केस परीक्षण उपरांत जो भी है अग्रिम कार्रवाई, जैसे कोर्ट का डायरेक्शन होगा या कोई निर्देश प्राप्त हुए होंगे, वैसा हम कार्रवाई करेंगे। इधर मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि जिसकी जमीन है उसे आपत्ति नहीं है, तो फिर विश्व हिंदू परिषद किसी निजी संपत्ति पर कब्जे की शिकायत कैसे कर सकता है? इनके पास अगर कोई दस्तावेज है तो न्यायालय में लेके आए। हम न्यायालय में गए हुए हैं, वो भी न्यायालय में आए, न्यायालय डिसाइड करेगा। इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये कह देंगे कि ये ज़मीन हमारी है तो क्या इनकी हो जाएगी। IBC 24 की टीम ने इलाके में गायत्री बाल मंदिर ट्रस्ट या उससे जुड़े लोगों को भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन ट्रस्ट का कोई भी दफ्तर, कोई भी नुमाइंदा हमें नहीं मिला। कोरी परिवार ने कैमरे के सामने न आते हुए अपनी किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं होने की बात कही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद सवाल उठा रहा है कि अगर गायत्री बाल मंदिर नाम की संस्था का कोई सदस्य सामने नहीं आएगा तो क्या उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा? अगर 169 खसरा नंबर बाल गायत्री मंदिर का कोई स्वामित्व तो नहीं आ रहा सामने, कोई परिवारजन उसका सामने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप लैंड जिहाद करोगे। हम लैंड जिहाद के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करते हैं, करते रहेंगे और करेंगे। मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन इन मामलों को अगर सालों तक लंबित रखा जाए तो हालात कैसे बिगड़ते हैं, इसे हालिया विरोध प्रदर्शन के जरिए समझा जा सकता है। पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, विवाद पकड़ रहा है और देखना होगा कि प्रशासन इस मियाद के भीतर किस तरह की कार्रवाई आगे करता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी और इसी बीच गुना में वक्फ बोर्ड की जमीन पर खेती करने वाले किसान को जान से मारने के लिए धमकाया गया। बिल्कुल, फरियादी खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी चरम पर है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। देश में वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर सियासत गर्म है। संसदीय समिति इसके प्रावधानों की समीक्षा कर रही है, तो वहीं गुना के लाहौर कोता गांव का एक किसान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से प्रताड़ित है और पुलिस सुरक्षा के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है। किसान का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष जाकिर खान उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 65,000 रुपए की मांग कर रहा है और नहीं देने पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी तक दे रहा है। अगले फूस में मतलब जाकर बावड़ी वाले मेरे खेत से पहुंचे साहब, मतलब वक्फ बोर्ड चंदा मांग रहे आए कि हाँ दोगे तो कोई करो नहीं करोगे। पर भाई पटेल है कोई करके, तो ये कोई मतलब उसका नाम नहीं आ रहा, उनको बांटना पड़ रही है, मैं कोई अकेले नहीं खा रहा। इधर SDOP विवेक अस्थाना ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। तो वक्फ बोर्ड के कर्नलगंज के एक जाकिर पुत्र सलीम खां बने हुए हैं, वक्फ बोर्ड के कुछ पदाधिकारी बने हुए हैं, उनके द्वारा इनसे पैसों की मांग की जा रही है। इस संबंध में जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब ये मामला सियासी रंग भी लेने लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड में संशोधन को जरूरी बता दिया। पैसे के रिश्वत के मांगे हैं या कोई कानूनी रूप से वक्फ बोर्ड ने मांगे, दोनों बातें फर्क है। अगर नियम कायदे कानून से कोई कब्जे के ऊपर आप खेती करते हैं, उसको रेंट पे लेके करते हैं तो अलग विषय है। अगर नाजायज रूप से मांगे हैं तो सरासर गलत है। फिर सारे नियम और कायदे कानून का क्या मतलब निकलेगा। स्थिति स्पष्ट हो कि वो किस लिए मांगे गए और किस हैसियत से मांगे गए और किस मत के लिए मांगे गए। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से देश में गोरख धंधा चल रहा है, ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। वक्फ बोर्ड से आम मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। कुछ लोग जो वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। इसीलिए सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। जब JPC के बाद ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा तो इस तरह के वक्फ के नाम पर गोरख धंधे करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। आवेदन देने के बाद भी अभी मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सरकार में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस वक्त देश में कई ऐसे मुद्दे हैं
जिस पर धार्मिक क्षेत्र से बड़े कड़े रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ प्रसाद का विवाद तो दूसरी तरफ अब गांजे को लेकर कुछ ऐसा कहा गया है जिस पर संत समाज भड़का हुआ है। ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे पर संत समाज समेत सारे पक्ष क्या कहते हैं, मेरे सहयोगी हितेश के साथ इस पर डिबेट देखिए बस अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल सरकार में बस इतना ही। नमस्कार।